बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे पहले ग्रीन हाउस क्या है वो देख लें। एक अपनी ज़रूरत के मुताबिक छोटा सा कमरा बनाया जाता है और उस कमरे में बहुत थोड़ी सी दीवार नीचे होती है या दीवार नहीं भी हो तो ऊपर जो इसकी छत होती है और साइड्स हैं ये आमतौर पर मोटे शीशे के होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, सूरज की रोशनी जब इन पर पड़ती है तो मुख्तलिफ तरह की वेवलेंथ इसको क्रॉस करके अंदर चली जाती है। अंदर जाके जब ज़मीन की सतह से टकराती हैं तो वो वेवलेंथ चेंज हो जाता है, वापसी पे ये शीशा इसको रोकता है। इसके नतीजे में इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप एग्जॉस्ट लगा के इसको अपनी मर्ज़ी के पॉइंट पर एडजस्ट कर सकते हो और ऑफ सीज़न प्लांट्स ग्रो करके उन पर एक्सपेरिमेंटेशन भी कर सकते हो, उनसे सब्जियां मसलन फल या ज़रूरत की चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस है, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर दुनिया पर भी ऐसा हो जाए कि दुनिया पर भी अप्लाई होने वाली वेवलेंथ्स वापस न जा सके, ट्रैप हो जाए, जिसके नतीजे में दुनिया गर्म हो जाए तो उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ग्रीन हाउस बजाते खुद नुकसानदेह नहीं है, इस जैसा इफेक्ट जब पूरी दुनिया पर जाहिर हो वो नुकसानदेह है। तो अब हम पहले देखेंगे कि ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है। जाहिर है दुनिया के गिर्द कोई शीशा तो नहीं लगा रहा है। कुछ गैसेस हैं जब उनकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो वो इस ग्रीन हाउस के शीशे की तरह बिहेव करती है। वो रोशनी को अंदर आने देती हैं, उसकी सिलेक्टेड वेव्स को बाहर जाने नहीं देती, इसलिए वो अंदर ही रुक कर दुनिया को गर्म करने का सबब बनती है। तो उन गैसेस में सरफेस है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से मौजूद है, 0.03% है और इसको ऑटोट्रॉफ यूज करते हैं और यूज करके इसके बदले ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन इस वक्त इस नेचुरल फिनोमेना से हट के भी इंसानी एक्टिविटी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बढ़ रही है। तो सोर्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कैसे बढ़ रही है? तो सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन है। सारे जानदार, प्लांट्स, एनिमल, ये वो जितने भी खास तौर पर एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये नेचुरल प्रोडक्शन थी जिसको फोटोसिंथेसिस कंपनसेट कर रही थी। इस वक्त इसके अलावा और सोर्सेस भी आए। वो सोर्सेस क्या हैं? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आपके इल्म में है, ये जमीन से हासिल होने वाले फ्यूल्स हैं, जैसे गैस है, पेट्रोलियम है, कोल है, पीट है, डीजल, पेट्रोल, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। और दुनिया की तकरीबन सारी ट्रांसपोर्ट और बहुत सारी मशीनें, हेवी मशीनें जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं, वो इसी फ्यूल को जलाती हैं। तो ये जो प्रोडक्शन है, एनवायरनमेंट इसके लिए नेचुरली फिट नहीं था या तैयार नहीं था, लिहाजा ये गैस एक्यूमुलेट हो जाएंगी। तो अब कहा जा रहा है कि ये शहरी इलाकों में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ के 0.04% हो चुकी है और साइंसदानों का ख्याल है कि अगर ये 1% गई तो 1% तक बढ़ गई, जो बढ़ रही है इस वक्त, तो फिर बहुत बुरा असर ये छोड़ जाएगी। अच्छा, इसके साथ एक और मसला भी है, इसकी एक्यूमुलेशन का। ये तो प्रोडक्शन के सोर्सेस है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की दूसरी बड़ी वजह ये है, जो ऑटोट्रॉफ इसको यूज कर रहे थे, हमने उनकी तादाद कम करना शुरू किया है। अपने एग्रीकल्चर लैंड के लिए, रोड्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए हमने पौधों को छीन लिया, उनसे जगह छीन ली। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाले थे उनकी तादाद तो बढ़ गई है, जो उसको यूज कर रहे थे उनकी तादाद कम हो गई। नतीजा क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो गई। ये ग्रीन हाउस गैसेस में से एक है। दूसरी है मीथेन। मीथेन CH4
ये भी ग्रीन हाउस गैस की तरह बिहेव करती है या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है ये। अब ये कैसे प्रोड्यूस होती है? ये डिकम्पोजिशन के दौरान बनती है और डिकम्पोजिशन न खत्म होने वाला एक सिलसिला चल रहा है, क्योंकि जितने जानदार हैं उन सबको मरना है एक न एक दिन। जो भी मर जाएगा उसको बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज करेंगे, तो इस डिकम्पोजिशन के दौरान मीथेन गैस भी प्रोड्यूस होगी और ये मीथेन गैस जाके एटमॉस्फेयर में जमा हो जाएगी, तो इट विल बिहेव लाइक द ग्लास शीट या ग्रीन हाउस की तरह। इसी तरह ये एग्रीकल्चरल प्रोसेस से भी बनती है। एग्रीकल्चर में इंसान ने कई इनोवेशंस की हैं, नयापन लेकर आया है और ये नयापन सिर्फ अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट के तौर पर बायोगैस भी बनती है या मीथेन। और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में एक चीज़ ये आपने सुनी होगी, कुछ फसलें हैं जैसे कपास। कपास का पौधा झाड़ी है, झाड़ी समझते हैं जिसमें लकड़ी है, तो वो किसी काम का नहीं है। जब फसल काटी जाती है तो उस लकड़ी को उधर ही जलाते हैं, तो इस जलाने के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जो डंग है जानवरों का, गोबर जिसको कहते हैं, वो भी डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से गुजरेगा तो फिर मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी। तो यूँ समझो मीथेन गैस बेसिकली जानदार ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ फॉसिल्स फ्यूल से भी प्रोड्यूस होती है। और इसी तरह एक और भी वजह बताई गई है, यूज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल के दौरान भी ये गैस बनती है। खुद फॉसिल फ्यूल में जो मीथेन गैस है वो तो है ही, लेकिन कोयला और दूसरी चीज़ें इनके कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट के दौरान भी ये गैस प्रोड्यूस होती है। फिर जो गैस ट्रांसपोर्ट हो रही है उसमें भी कुछ न कुछ हवा में शामिल होती है। मैं एक छोटी सी मिसाल बता दूं, आपको समझ में आएगा, लेकिन आपने खुद तो कभी गैस नहीं भरवाया होगा। ये जो हम सिलेंडरों में गैस भरवाते हैं तो वहाँ पर देख लेना, उन्होंने एक छोटा सा पाइप पर छत के ऊपर रखा हुआ है। सिलेंडर से कभी प्रेशर से थोड़ी सी गैस रिलीज करते हैं, रिलीज करके फिर दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये छोटे पैमाने पर होता तो बड़े पैमाने पर भी हो रहा है। इस तरह मीथेन गैस की फजा में एंट्री जारी है। इसके बाद है तीसरी जो गैस है ग्रीन हाउस गैस, वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड या इसको नाइट्रस गैस भी कहा जाता है, NO2। ये गैस भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से बनती है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में एक छोटी सी मिसाल अगर आपको याद हो तो हमने क्या देखा था, नाइट्रोजन साइकिल में जानवरों का गोबर या जानदारों की डेड बॉडीज डिकम्पोजिशन के एक मरहले में अमोनिया में तब्दील हो रही थी और वो अमोनिया बैक्टीरिया का एक ग्रुप नाइट्राइट्स में तब्दील कर रहा था। N2O है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो आई एम सॉरी, इसको दुरुस्त करना, जब नाइट्राइट्स बने थे तो उसको इसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह ये भी बनती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से भी बनती है, फिर वही बर्निंग ऑफ फ्यूल से भी ये बनती है, सर्टन फ्यूल्स, और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी बनती है, एग्रीकल्चरल प्रोसेस में भी ये बनती है। ये भी उन साबका दो गैसों की तरह ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल है। 3 गैसेस के अलावा कुछ और गैसेस भी हैं, उनमें फ्लोराइड गैसेस उनको कहा जाता है। फ्लोराइड गैसेस ये भी ग्रीन हाउस गैसेस है। इनमें से एक है हाइड्रोफ्लोराइड्स या फ्लोरोकार्बन्स। इनको HFCs कहा जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और नाम आपने सुना होगा, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो ओजोन के लिए खतरा थी,
लेकिन ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये ओजोन के लिए नुकसानदायक नहीं है, अलबत्ता ग्रीन हाउस इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है। इसी तरह दूसरी गैस है परफ्लोराइड कार्बन्स, इनको PFCs कहा जाता है, PFCs ये भी। इसके बाद है हेक्साफ्लोराइड, इसी तरह नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ये भी मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस से निकलती हैं और ह्यूमन प्रोसेस से निकलती हैं। इसने भी वही काम करना है जो बाकी 3 गैसेस ने किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी 3 कैटेगरीज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और फ्लोराइड कार्बन है, और ये मिलकर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं। अब हुआ क्या, ये हमारा प्लेनेट अर्थ है, इस अर्थ के गिर्द इन गैसों की कंसंट्रेशन दिन ब दिन बढ़ रही है। जब ये कंसंट्रेशन दिन ब दिन बढ़ेगी तो सूरज से आने वाली शुआओं को ये इंटर तो होने देंगे, लेकिन जब ये टकरा के वापस जाएंगे तो उसको यहाँ रोकेंगे। रोकने की वजह से दुनिया मुतासिर होने लगी। अब दुनिया पर इसके असरात क्या पड़ेंगे, तो पहला इफेक्ट जो होगा वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, अच्छा शुरू में जब मैं अपने तौर पर सोचता था तो मैं दुआ करता जल्दी हो जाए ये, ताकि इस सर्दी से हमारी जान छूटे, क्योंकि हम ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग हैं, हमारे लिए सर्दी एक बड़ा इश्यू है। तो ये दुनिया थोड़ी गर्म हो गई तो चलो हमें भी थोड़ी सी निजात मिल जाएगी इस लंबी सर्दी से, 6 महीने की सर्दी में। ये तो आपने सुना होगा, मुहावरा बन गया है, तो कहावत बन गई है, इस गर्दों में 6 महीने सर्दी होती है और 6 महीने सख्त सर्दी होती है, ये कहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग ने अब ये मुहावरा भी चेंज कर दिया, लेकिन हमने तो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा ना, इसके नुकसानात पर तो नजर ही नहीं डाली। दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है और दुनिया के टेम्परेचर बढ़ने से उसके मजीद असरात क्या होंगे, यानी मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब ग्रीन हाउसेस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो दुनिया का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो जाए तो क्या होगा, अब उसके कुछ इफेक्ट्स को यहां, सबसे पहले क्लाइमेट चेंज। पहले क्लाइमेट को जरा याद रखें। 3 नाम हैं मिलते जुलते, वेदर, सीजन, क्लाइमेट। तीनों में फर्क क्या है? किसी इलाके में 24 घंटों के दौरान टेम्परेचर वेरिएशंस, रेनफॉल काउंटर वेरिएशंस और जो ह्यूमिडिटी वेरिएशंस हैं उनको मिलाकर क्लाइमेट वेदर कहते हैं। अगर यही चीज़ें 3-4 महीनों के दौरान ऑब्जर्व की जाएं तो उसको सीजन कहते हैं, सीजन। और 3-4 महीनों से ज़्यादा, साल से लेकर 1 सदी तक अगर इनको काउंट किया जाए तो उसको कहते हैं क्लाइमेट। तो दूर रस जो इफेक्ट्स होते हैं वो क्लाइमेट चेंज के होते हैं, वेदर और सीजन के इतने ज़्यादा नहीं। वेदर के इतने इफेक्टिव नहीं है, सीजनल चेंजेस इफेक्टिव हैं, लेकिन क्लाइमेट वाले जो हैं वो सदियों वाले, लंबे अरसे के, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन हैं। तो क्लाइमेट चेंज में हमने क्या देखा, ग्लोबल वार्मिंग हुई तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा बारिशें हुई, हेवी रेनफॉल। ये हमने इस साल ऑब्जर्व किया, पहाड़ी रीजन में हर साल से ज़्यादा बारिश हुई और उसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल। और सैलाबी सूरत हाल से क्या होता है ये देखिए, एक तो जहाँ सैलाब आया उधर की ज़मीन वाश हो जाती है, वो कहीं और डिपॉजिट होती है, फर्टिलिटी सॉइल की वो मुतासिर हो जाती है। दूसरा, खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, हादसाती अमवात की रेशो बढ़ जाती है। तो ये रेनफॉल बढ़ गई, इसकी वजह से हुआ। रेनफॉल बढ़ी तो फ्लड्स आ गई, फ्लड्स के साथ साथ हाई टेम्परेचर, ऐसी जगहों का भी टेम्परेचर अनयूजुअली हाई हुआ जहां आमतौर पर नहीं होता था। मसलन आपको पता है तकरीबन एक दफ़ा एक हफ्ता
इस साल चिलास पाकिस्तान का सबसे गर्म इलाका रहा, जहाँ टेम्परेचर 48-50 तक चला गया। ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था, इस साल हुआ। उसी रीजन में बारिशें भी ज़्यादा हुई, तूफानी बारिशें और सैलाब आए। उसी रीजन में टेम्परेचर भी इतना हाई हो गया जो कभी नहीं हुआ था। और इसी तरह एक और है ग्लव्स। ग्लोबल लेक आउटबर्स्ट्स, इसमें झीलें फटने के वाकयात भी सामने आए। तो ये बहरहाल काबिल बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि ये हैवी लेवल पे, हाई स्केल पे हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज से सबसे फौरी तौर पर जो नजर आने वाले इफेक्ट थे ये थे, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय किया, सॉइल एरोजन हुई, और सॉइल एरोजन के साथ साथ डैम्स में मट्टी भरी, समंदरों की सतह बुलंद हो जाएगी। एक तो पानी जा रहा है नीचे, जो पानी मट्टी लेके जा रहा है वो नीचे सेटल हो जाएगी, सतह बुलंद होगी, उससे फिर आसपास के इलाके डूब जाएंगे जो समंदर के बहुत करीब रहते हैं। दूसरा जो हुआ है मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, ग्लोबल वार्मिंग के असरात हैं ये।